वो कहते हैं जी नौकरियां कहाँ मिली लोगों को, हमें बताइए क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कहाँ पर है, हमें बताइए निवेश करने के लिए कौन से लोग जम्मू कश्मीर में आ गए, कोई भी नहीं आया। आपने कहा था कि जो ही 5 अगस्त 2019 के बाद ये आएगा वो आएगा, कुछ भी नहीं आया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों के कंपेरेटिवली बेटर ऑफ है। 5 अगस्त 2019 इतिहास को एक नए तरीके से लिख दिया गया। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया, 35 को एब्रोगेट किया गया। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होता था वो खत्म हुआ, अपना झंडा होता था वो खत्म हुआ, और अब एक झंडा है और एक संविधान है। लेकिन 5 अगस्त से लेकर आज 5 अगस्त 2021 यानी 2 साल हो चुके हैं। 2 सालों में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कई लोग अब इस बात पर चिंतन मंथन करना शुरू हुए हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया। मेरे साथ इस समय विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता हैं। आइए इनसे जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में क्या बदला और पिछले 2 साल में हमने क्या खोया क्या पाया। राजेश जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में क्या बदला। पहले तो ये पूछूंगा, फिर आएगा कि क्या खोया क्या। उससे भी पहले मैं आपके सवाल पे थोड़ा सा सवाल उठा रहा हूं। डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन जो महाराजा हरि सिंह ने साइन किया, उसमें कहीं भी जम्मू कश्मीर का संविधान होता था जो आपने कहा था, वो उसी दिन खत्म हो गया था। जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय हुआ और भारत का संविधान यहां पर लागू हुआ। उसके कुछ वर्षों के बाद एक नेफेरियस डिजाइन के तहत दफा 370 को यहां पर इम्पोज किया गया इलीगली, और एक दूसरा संविधान यहां के लोगों पर इम्पोज किया गया समाज के एक सेक्शन को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की नीयत से। और उसके साथ साथ जो लोग उस वक्त इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड तरीके से राजसत्ता जिन्होंने हथियाली थी और वो उसका कॉन्टिन्यूस दुरुपयोग कर रहे थे, करना चाहते थे, उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक उस वक्त का स्टेट सेंटर जो नेफेरियस रिलेशन था, उसके तहत एक नया संविधान, एक ऐसा संविधान जो कि पैरेलल चले भारत के संविधान के, उसको लागू करके उनके हाथ में गलत तरीके से राज करने का एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया, जो कि 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया और पूरे भारतवर्ष के बराबर एक जैसा संविधान जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ, जो पूर्ण विलय महाराजा हरि सिंह ने कर दिया था, जिसको बाद में जिसको कहते हैं कि खराब करने की कोशिश की गई, उसको दोबारा से उचित किया गया। 5 अगस्त 2019 को यह हुआ था। तो दूसरी बात, हमने क्या खोया क्या पाया। पिछले 3 दशकों में तो केवल मात्र हम सब लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आतंकवाद की ही मार झेल रहे थे, जो पाक द्वारा समर्थित था, स्पॉन्सर्ड था। और जम्मू कश्मीर की कुछ जो तंजीमें थी, कुछ राजनीतिक पार्टियां थी जो उसको नर्चर कर रही थी, जो उसको नरिश कर रही थी, हम सब उसके विक्टिम थे। और जो हमने पाया 5 अगस्त 2019 के बाद, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक फ्री हैंड मिला। आप किसी से भी पूछिए, आप अवेयर सिटीजन हैं, आप कंसर्न सिटीजन हैं, कितनी ड्रास्टिक जो डाउनफॉल आई है आतंकवाद की वारदातों में, कितनी ड्रास्टिक डाउनफॉल आई है पत्थरबाजी की वारदातों में, कितनी जिसको कहते हैं कि ड्रास्टिक इंक्रीज आई है आतंकवादियों के पकड़े जाने में और मारे जाने में। तो जो पीस ऑफ माइंड हमें मिला है जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो हमने सबसे बड़ी चीज जो पाई है। और जो लोग, चाहे वो कश्मीर का व्यवसायी था, चाहे वो जम्मू का व्यवसायी था, चाहे वो कश्मीर का बच्चा था, चाहे वो जम्मू का बच्चा था, चाहे पुंछ राजौरी का बच्चा था, सब लोग आज जम्मू कश्मीर में वापस आने की प्रक्रिया में आ गए हैं कि हम अपने जो राज्य में जाकर के, अपने होम टाउन में जाकर के बैठेंगे, वहां पर काम करेंगे। और इसको लेकर के किसी के मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। हम एक शांतिपूर्ण
और जिसको कहते हैं खुशहाल फ्यूचर में हमने प्रवेश कर लिया और उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने कहा खुशहाल समय और खुशहाल आने वाला हमारा कल होगा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ, हमें ये उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह का कुछ होगा। 4 तारीख को हम प्रधानमंत्री से मिले, हमें आश्वस्त किया गया कि जी कुछ नहीं होगा, और जो किया गया है वो विश्वासघात है। बड़े आक्रामक तरीके से टाइम्स नाउ पर उन्होंने ये बात कही। तो वो तो कहते हैं विश्वासघात हुआ है जम्मू कश्मीर की एक रीजनल पार्टी के नेता। जुनैद जी, इन लोगों को ऐसे लगता था कि सेलेक्टेड तरीके से सत्ता में रह करके सत्ता का दुरुपयोग करना, राजनीतिक सत्ता का, और उस पर एक खानदानी शासक की तरह बने रहना 3-3 पीढ़ियों से, यह शायद इनको ऐसे लगता था कि इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता। ये कोई चंगेज खान का हुकूमत थोड़ी है कि खानदानी चलता रहेगा। खुद अपने लिए श्रीनगर से लेकर लंदन तक आशियाने, और जम्मू कश्मीर का नागरिक जो है उसको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं। आज आप देख रहे हैं कितना पैसा इन्होंने साइफन ऑफ किया है, कैसा क्या किया है, कितनी चीजें बाहर आ रही हैं। जेकेसीए जैसी स्पोर्ट्स जो कि बच्चे खेलते हैं, वहां पर इसके बाप ने स्कैम किया। इनको लगता था कि सत्ता का दुरुपयोग इनका जन्मसिद्ध अधिकार है और वो हम आजीवन करते रहेंगे। 3 जनरेशन से कर रहे हैं और अगली जनरेशन भी करेगी और उससे अगली भी करेगी। लेकिन भारत का संविधान, भारत की डेमोक्रेसी, अंततः एक दिन उसने अपना रंग दिखाया और सबको समान अधिकार मिल जाएं, जम्मू कश्मीर में भी कोई दोयम दर्जे का नागरिक ना रहे, उस दिशा में भारत की पार्लियामेंट ने कदम बढ़ाया। एक दृढ़ इच्छा, राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार है वहां पर, जो राष्ट्रहित सर्वोपरि जो कहती है, जिसमें कोई खानदानवाद नहीं है। किसी का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बना आज तक, किसी का बेटा गृह मंत्री नहीं बना कि मैं गृह मंत्री हूं तो मेरा बेटा गृह मंत्री बनेगा। तो उस विजन के तहत जम्मू कश्मीर को एट पार लाया गया, और उस एट पार लाने में आपके सामने ही है कि बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारे डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो हैं वो उनको हक मिले हैं। और क्योंकि अब उन डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को हक मिलने लगे हैं, अब वो ये भी सोच रहे हैं कि 70 साल तक हमें जिन्होंने हक नहीं दिए उनके साथ क्या ट्रीटमेंट की जाए। जैसे आपने कहा कि उनके साथ क्या ट्रीटमेंट की जाए, चलिए ये तो उमर अब्दुल्ला हैं, विपक्ष में हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता, इंडिया फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो कश्मीर घाटी में हुआ। उसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद आज़म मट्टू भी शामिल थे। उनकी पार्टी के नेता कल कहते हैं कि 5 अगस्त को हम ब्लैक डे के तौर पर मानते हैं। आपसे समझना चाहूँगा कि इंडिया फाउंडेशन के सेमिनार में इसी पार्टी का एक नेता आकर जो है कोई बात करता है, और इसी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं ये ब्लैक डे है। तो आपसे समझना चाहूँगा कि ये वही सिलसिला दोबारा शुरू तो नहीं हो गया? इंडिया फाउंडेशन में तो इंडिया की यूनिटी और अक्षुण्णता और बाकी सब चीज़ तो इसका मतलब अपॉर्चुनिज्म एट इट्स पीक, मैं ये कहूँगा, अपॉर्चुनिज्म एट इट्स पीक। 70 सालों में जम्मू कश्मीर में एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, इसको तो रोशनी की किरण कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी रोशनी की किरण है। ये रोशनी की किरण भी कश्मीर में एक बयान, जम्मू में दूसरा और दिल्ली में तीसरा काम शुरू हो गया। मैं बताता हूँ, एक तो मेरा फील्ड नहीं है राजनीतिक पार्टियों पर टिप्पणी करना, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा है इस करके मैं उसको सवाल से भागूंगा नहीं। कुछ लोग, ये लोग भी जो हैं उस वक्त जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे उन्हीं में शामिल रहे हैं। आज इनके व्यापारिक इंटरेस्ट हैं, इनको लगता है कि थोड़ा सा हमें कहीं नरम होना है, सख्त होना है, और वो व्यापार भी जो है उस वक्त राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करके ही खड़े हुए होंगे, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। लेकिन साइमल्टेनियसली इनको लगता है कि वो 70 सालों में लोगों को वर्गला करके, झूठ बोल करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी भी क्रिएट हुई है जिसकी मानसिकता भारत विरोधी है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी हम अपने पास इंटैक्ट करके रखें। लेकिन अब ये चलेगा नहीं, लोग जाग रहे हैं, लोग इनके जो दो मुहे करैक्टर हैं उनको देखेंगे, और ये जो इनको तड़प है ना सबको बड़ी जल्दी से सत्ता में आने की, वो तड़प इसीलिए है कि ये इल्लीगल तरीके से उस सत्ता का दुरुपयोग करते रहे हैं, अपने
जिसको कहते हैं जायज नाजायज व्यापारिक हितों के लिए। और अब क्योंकि जिस तरह का निज़ाम चल रहा है, जिस तरह की सरकारें चल रही हैं, उसमें इनको ये मौका नहीं मिल रहा, और मौका नहीं मिल रहा तो ये फड़फड़ाते हैं और इनको समझ में नहीं आता कि कहाँ पे क्या बोलना है, कब यू टर्न लेना है, कब ब्लैक डे बनना है, कब वाइट डे बनना है। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं, इनके लिए ये ब्लैक डे ही है, क्योंकि उस दिन इनके हाथों से जो ये सत्ता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर में करते थे ये सब लोग, चाहे पहले का जिनका नाम लिया आपने, चाहे बाद वालों का नाम लिया है, चाहे जिनका नाम नहीं लिया है, ये जो 3-4 सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड राजघराने बन गए थे, इनके लिए ये ब्लैक डे है, इन परिवारों के लिए। लेकिन समाज के लिए ये जिसको कहते हैं एक सनराइज है। जैसे आपने कहा समाज के लिए सनराइज है। राजेश जी, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, उन चुनावों में एक अद्भुत सी चीज़ देखने को मिली कि 12 सीटें वहाँ पर रिजर्व की गई हैं, 6 सीटें जो कश्मीर से लोग निकलकर पाकिस्तान के अलग अलग प्रोविंसेस में रहने लगे, और इसी प्रकार से 6 सीटें रिजर्व की गई हैं जम्मू संभाग से जो लोग पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में रहने के लिए गए। और जब हम दोनों का पॉपुलेशन डायनामिक्स भी देखते हैं तो 4.5 लाख के करीब करीब जम्मू के निवासी जो इस वक्त पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके लिए भी 6 सीटें हैं, और 30,000 लोगों के लिए भी 6 सीटें रिजर्व की गई हैं। इसका मतलब पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की जो पार्लियामेंट है उसमें उनके लिए रिजर्वेशन है। तो आपसे ये बात समझना चाहूँगा कि वेस्ट पाकिस्तान का रेफ्यूजी यहाँ पर मांग करता है, जी हमारे लिए कुछ रिजर्वेशन का प्रावधान करिए। कश्मीरी पंडित जो देश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं वो कह रहे हैं जी थोड़ी सी रिजर्वेशन हमको भी चाहिए, ताकि हमको भी लगे कि हम जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा हैं। इसी प्रकार से वाल्मीकि कहते हैं जी रिजर्वेशन हमको भी मिलना चाहिए। गोरखा समाज के लोग कहते हैं कि जनाब हमारे साथ जो है इतने सालों से जातियाँ होती आ रही हैं, हमको भी मिलना चाहिए। और जो लोग पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से यहाँ आए हैं वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि हमको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आपसे समझना चाहूंगा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो संविधान चलता है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी से चलता हम जानते हैं, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। क्या आपको नहीं लगता कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की व्यवस्था करना जरूरी है ताकि इन सभी लोगों को जो जम्मू कश्मीर में रहने के बावजूद जम्मू कश्मीर के एक लंबे समय तक बाशिंदा नहीं बने रहे, इनको रिजर्वेशन का हक है और डिलिमिटेशन कमीशन को इस चीज पर विचार करना चाहिए? आपने ये जो सारे डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो 47 से अब तक रहे हैं उसमें आप 2 वर्टिकल्स को मिस कर गए हैं, मैं वो भी साथ में जोड़ देता हूँ। एक ये है कि आप उन सभी लोगों की बात कर रहे हैं जो 47 से लेके आज तक माइग्रेट होकर के किसी भी वजह से प्रेजेंट डे जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं। आप एक बड़े सेक्शन को भूल गए हैं जो थे यहीं के, चाहे वो मीरपुर से थे, चाहे कोटली से थे, चाहे भिंबर से थे, लेकिन उस वक़्त रोजी रोटी के लिए उस सिचुएशन में जम्मू कश्मीर से बाहर रहना शुरू कर, पंजाब दिल्ली बाहर कहीं भी। आज समय है वो सब भी वापस आए, और तत्कालीन जो सरकारें हैं जिनकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ा वो माफी मांगे उनसे, और उनको ऑनर के साथ यहां पर रिस्टोर किया जाए। रिजर्वेशन को लेकर आपका आगे सेकंड एक और है, बहुत सारे ऐसे डोगरा मूल निवासी जो जिसको मैं कहूं कि इस आरएसपुरा से कठुआ तक का जो आज प्रेजेंट डे इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस वहां से लेके रावी के तट तक जिसमें जिला सियालकोट और बाकी जगह आती हैं, वो भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जम्मू में आगे बाहर चले गए, क्योंकि उनका जो मूल जिसको कहते हैं रहन सहन ढंग डोगरा था, वो सारे भी इस सारी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में रहने के हकदार हैं। और जहाँ तक जो आपने कहा है कि रिजर्वेशन का, उनको उचित प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। आप गोल कर गए बात को। आप कह रहे हैं उचित प्रतिनिधित्व। देखिए सुन लीजिए, उनको उचित प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। एक डोमेन है डिलिमिटेशन कमीशन का। डिलिमिटेशन कमीशन में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सबमिशंस दी हैं, ठीक है, और मुझे ऐसा ज्ञात है कि जो मैक्सिमम राजनीतिक दल हैं, जो राष्ट्रवाद जिनके एजेंडा में है, उन सब ने यही बात कही है जो आपने कही है। बहुत सारे ऐसे भी संगठन हैं जो राजनीति से नहीं ताल्लुकात रखते, लेकिन उसके बावजूद उनके सामाजिक इंटरेस्ट हैं, सोशल इश्यूज पे वो बात उठाते हैं, उन्होंने भी यही बात रखी है। और डिलिमिटेशन कमीशन को मैं कहता हूं कि इन लाइंस के ऊपर सोच करके सही फैसला करना चाहिए। उनको रिजर्वेशन दें या उनको
किस ढंग से प्रतिनिधित्व देना है, क्योंकि मैं वो टेक्निकल चीज़ें नहीं जानता हूं कि कैसे वो असेंबलीज बनेगी, क्या होगा कैसा नहीं होगा, क्योंकि मेरा फील्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन आपकी बात से मैं बेसिक रूप से सहमत हूँ। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। उमर अब्दुल्ला अपने टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में एक बड़ी ख़ास बात कहते हैं। वो कहते हैं जी नौकरियां कहाँ मिली लोगों को, हमें बताइए, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कहाँ पर है, हमें बताइए निवेश करने के लिए कौन से लोग जम्मू कश्मीर में आ गए, कोई भी नहीं आया। आपने कहा था कि जो ही 5 अगस्त 2019 के बाद ये आएगा वो आएगा, कुछ भी नहीं आया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों के कंपेरेटिवली बेटर ऑफ है। और जब उनसे ये पूछा गया कि आपको जो है इतने 1000 करोड़ का आपका बजट होता है, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, ये वापस ले लीजिए, मुझे मेरे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दे दीजिए, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जिन जो वहाँ नहीं बन सकते हैं मुझे दे दीजिए, मुझे आपके पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। एक तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि कल तक वो कह रहे थे कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना। आज एक तो उन्होंने ये सब बातें कही हैं, दूसरा इस बात का जवाब क्या है कि वाकई 5 अगस्त 2019 के बाद युवा भी पूछ रहे हैं जी नौकरियां कहाँ हैं, वो बहुत सारी और चीज़ें आने वाली थी, वो आई क्यों नहीं? देखिए, पहले तो ये बेशर्मी की हद है। जब 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट ने हमें अधिकार दिए तो इनको पहले लोगों को डराना शुरू कर दिया कि बाहर से पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे। पहले उस तरह से डराया, उसके बाद अब ये कहते हैं कि लोग आए नहीं। भाई चिंता नहीं करो, लोग भी आ जाएंगे। हमने कोई इन्वेजन थोड़ी करना है। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, लोग किस लिए आने यहाँ पे, लोग इसलिए आने, एक तो जो डिप्राइव्ड है जिनका अधिकार है वो आएंगे। दूसरा, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार देने के लिए अगर कोई बाहर का उद्यमी आकर यहाँ पे रोजगार का कोई जिसको कहते हैं कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, कोई अपना बिजनेस डेवलप करता है, तो उसका स्वागत है। और उसके लिए बहुत अच्छी पॉलिसी आई है। मैं भी व्यापारिक घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं व्यापार की समझ रखता हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों के साथ मिलना होता है। सबने कहा है कि पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इस तरह की अट्रैक्टिव जो है इंडस्ट्रियल या ट्रेड पॉलिसी नहीं है। आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था, फिल्म टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी पॉलिसी JNK गवर्नमेंट अनाउंस करने वाली है। तो जो 70 सालों का इनका काला शासन था, वो 2 साल में बिल्कुल ट्रांजिट नहीं होना था। लेकिन उसमें प्रोसेस चल पड़ा है। उसमें प्रोसेस जो चल पड़ा है, उस प्रोसेस के मुताबिक अखबारों में रोज आता है इतने अलग अलग किस्म की नौकरियां निकल रही हैं। 4th क्लास के 10,000 मैंने पढ़े थे। तो धीरे धीरे करके वो निकल रहे हैं, लोग एम्प्लॉय भी हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो अभी खूबसूरत आई है कि जहाँ जहाँ भी एम्प्लॉयमेंट हो रही है, कहीं ऐसी शिकायत नहीं आ रही कि पर्सनल चॉइस से हो रहा है या फेवरेटिज्म से हो रहा है। सबको वो एक क्लैरिटी के साथ सारा काम हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि 70 साल आप राज करते रहे, आपने OBCs को उनका राइट नहीं दिया, आपने STs को उनका राइट नहीं दिया, ठीक है, आपने वाल्मीकि समाज को उनका राइट नहीं दिया, जिनको आपने बुलाया, खुद इनवाइट किया कि जम्मू कश्मीर की सफाई व्यवस्था देखिए। आपने गोरखाओं को उनका राइट नहीं दिया, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते रहे, आपने उनको वोट डालने का भी राइट नहीं दिया है। मनमोहन सिंह अगर दिल्ली चला जाता है वहाँ से उठ करके जेलम से, तो वो प्रधानमंत्री बन जाता है, या पंजाब में सेटल हो जाता है तो प्रधानमंत्री बन जाता है। यहाँ पर अगर सेटल होता है तो वो वोट भी डालने का राइट नहीं है उसको। तो ये बदमाशी जो इन्होंने की है, इस बदमाशी के खत्म होने पर अब ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उस तरह की बातें करते हैं और इनको पता है कि अब ये चीज़ें अब वापस आने वाली नहीं है। खानदानी राज खत्म हो गया है, अब जनता का राज चलने वाला है। कोई भी पार्टी सत्ता में आए, लेकिन जनता ही इलेक्ट करेगी और वो फेयर इलेक्शंस होंगे। जो इनके पर्सनल चॉइसेस वाले इलेक्शन थे ना 1987 टाइप, वो अब नहीं होने वाले दोबारा। अंत में आपसे जानना चाहूंगा, 5 अगस्त 2022 विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष यानी वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जम्मू कश्मीर में क्या देखते हैं? क्या जम्मू कश्मीर राज्य बन चुका होगा, चुनाव हो चुके होंगे, अपनी सरकार यहां पर होगी, या आपको लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश ही होगा और सरकार अपनी? देखिए, इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। मैं कोई बड़ा ज़्यादा उसके लिए नहीं हूँ। सारी सरकारें अपनी हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वो कहीं से बाहर के। ये जो अंदर और बाहर का कंसेप्ट था ना, अपने और बाहर के का कंसेप्ट, ये इन लोगों ने पैदा किया था। आज जो लोग काम कर रहे हैं, भारत का हर निवासी यहाँ पर काम कर सकता है। भारत का हर निवासी यहाँ की पॉलिसी फ्रेमिंग में अपनी भूमिका अदा। क्या आप स्टेटहुड देखते हैं जम्मू कश्मीर? सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। स्टेटहुड और जो है ना जल्दी से सरकार कौन मांग रहा है? केवल मात्र वो राजनीतिबाज, मैं राजनीतिज्ञ नहीं कह रहा,
राजनीतिज्ञ स्टेट्समैन होता है, ये राजनीति बाज हैं जो राजनीति के नाम पर अपनी रोटियां सेकते हैं और स्टेट एक्सचेकर को लूटते हैं। वो जो राजनीति बाज 3-4 फैमिलीज हैं, आप देखें, अगर आप अखबारें पढ़ें, आप स्टेटमेंट्स देखें, इन 3-4 परिवारों को ही सबसे ज्यादा जो है परेशानी हो गई हुई है कि जल्दी से चुनाव हो हम दोबारा से कहीं ना कहीं किसी सत्ता के किसी वर्टिकल पे काबिज हो जाएं और दोबारा लूट खसोट शुरू कर दें। जनता को इतनी कोई उसकी जल्दी नहीं है, जनता खुश है, जनता को कोई उस तरह की इनके आने से कोई यकदम कोई तब्दीली ऐसी नहीं मिलनी है। अभी तो पॉलिसीज बन रही हैं, पॉलिसीज को फ्रेम होने दीजिए। डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम कर रहा है। आज हम यंगेस्ट यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया की। अब हमें उस मानसिकता से निकलना होगा। हमारा जन्म हुआ 5 अगस्त 2019 को, तो भी 2 साल में हमारे प्रोसीजर्स तो पूरे हो जाएं। सारे प्रोसीजर्स पूरे होंगे, जब चुनाव का टाइम आएगा सरकारें चुनाव भी करवाएंगी, ये तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हम why we are so frustrated and so much in a hurry? और कौन है हरी में? जिन्होंने सारे सिस्टम को स्पॉइल किया, जिन्होंने सारे सिस्टम को एक बूचर की तरह लूट लिया, म्यूटिलेट किया है, वो दोबारा से उनकी जो सत्ता की भूख है, उनकी लूटने की भूख खत्म नहीं हो रही, वो जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं। आप देखें, जनता की तरफ से ऐसा कुछ नहीं। जनता ने क्या करना, उसने वोट डाल देना उस वक्त। रजत जी, कुछ संदेश आज 5 अगस्त 2021 है जम्मू कश्मीर के युवाओं के नाम, कश्मीर घाटी के, जम्मू संभाग के युवाओं के नाम, कोई संदेश? सबसे पहले 5 अगस्त 2020 को पूरे विश्व में एक सबसे 500 साल के आसपास की लंबी लड़ाई के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ और आज उसका 1 साल पूरा हुआ है। मंदिर निर्माण भी तेजी से शुरू हुआ है। पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व का समाज उसके लिए लालायित है और इस पवित्र दिन की, राष्ट्र गौरव दिवस की, मैं जम्मू कश्मीर के सभी साथियों को, सारे यूथ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या जिस तरह से भारतवर्ष की सांस्कृतिक राजधानी बनने जा रही है, मैं ऐसा विजन देखता हूं कि जम्मू कश्मीर में भी बाबा अमरनाथ जी के तीर्थ स्थान से लेकर के उत्तर बहनी परमंडल तक जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, बूढ़ा अमरनाथ जी और बाकी जगह, माता वैष्णो देवी, वो भी इसी तरह से लोगों का आना जाना यहाँ शुरू होगा और ये भी भारतवर्ष की एक सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर केंद्र बनेगा जम्मू कश्मीर अगले कुछ सालों में। तो इस सारी चीज़ की मैं शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, जो 5 अगस्त 2019 को काली धाराएं जम्मू कश्मीर से हटी और उसके बाद हम सब राष्ट्र की मुख्य धारा में उसी तरह शामिल हुए और पूरे राष्ट्र ने, जिन्होंने 1947 से लेकर के आज तक अपनी टैक्स के पैसों से जम्मू कश्मीर को संजोया, 2/3 से ज्यादा हमारा बजट हमेशा केंद्र सरकार से आता था और वो भारतवर्ष के टैक्स पेयर का पैसा था। यहां से जो सृजन होता था, यहां से जो एवोल्यूशन होती थी पैसों की, 1/3 से कम थी। तो वो सारा पैसा जिन लोगों का आता था, आज वो सार्थक हो रहा है। उनका आना जाना प्रॉपरली यहाँ पर शुरू हो रहा है। जिस तरह से हम मुंबई में जाकर के बिजनेस कर सकते हैं, उसी तरह वो भी यहाँ आकर के बिजनेस कर सकते हैं। आज कोई रिफ्यूजी नहीं है, सभी बराबर हैं। तो ये जो बराबरी का अधिकार मिला है, ये और सुदृढ़ हो। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से नई नई पॉलिसीज़ बन रही हैं युवाओं के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, माताओं बहनों को जो अधिकार मिले हैं बराबरी के, उन सब को लेकर के मैं एक बड़ा सुदृढ़ यहाँ पर शासन व्यवस्था और उसके बाद लुटेरों की नहीं, ड्यूली इलेक्टेड अच्छे लोगों की एक राजनीतिक व्यवस्था, उसकी तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं और उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष यानी वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता। आपने 5 अगस्त 2019 को लेकर क्या कुछ उनका कहना है वो सब कुछ सुन लिया, लेकिन सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि वो सभी राजनीतिक लोग जिन्हें लग रहा है कि इस राजनीतिक व्यवस्था में शायद उनका वो रोल ना हो जो 5 अगस्त 2019 से पहले था, वही लोग हैं जो चुनाव की रट लगाए हुए हैं। वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव करवाइए और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए।